गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सूर्योदय नहीं ज्ञानोदय हुआ है, तो स्टार्ट करिए करंट अफेयर्स के साथ अपनी शुरुआत। और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आया है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम रोशन किया गया है भारत के द्वारा। कुछ ही ऐसा सेक्टर है जहाँ भारत टॉप पे रहता है। अभी IQ एयर के द्वारा, जो स्विट्जरलैंड का एक संगठन है, उसने सर्वाधिक सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर की सूची जारी की है। पहला फैक्ट, टोटल इसके अंदर 134 देश है, ठीक है। 134 शहर को इसके अंदर लिया गया है, देशों को लिया गया है, सॉरी। अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ना, उसमें बेगूसराय कहाँ का, बिहार का, टॉप पे पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, पहला बेगूसराय, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और चौथा मुल्लापुर पंजाब। तो ये चार टॉप 5 में चार शहर इंडिया के ट्रेंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे टॉप 100 के अंदर कितने 83 शहर भारत के हैं। यानी हम लोग हर रोज मर रहे हैं। 134 देशों की सूची आई है, इसमें भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे। भारत से भी बुरी स्थिति बांग्लादेश की है, नंबर 1। पाकिस्तान नंबर 2। और भारत का जो PM 2.5 असर होता है ना, पर्टिकुलर मैटर, बहुत महीन होता है। वो वर्ल्ड जो गाइडलाइन है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उससे 10 गुना अधिक है। इसके बाद 134 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ये सब, वो इन सबको मिला के 7 देश वो हैं जो WHO के PM 2.5 गाइडलाइन के अंदर हैं। पूरी दुनिया में मात्र 7 देश ही ऐसे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड आदि हैं। सबसे ज्यादा अगर एरिया की बात करें तो दक्षिण एशिया के लगभग 10 देश के आसपास इसमें शामिल है। बहुत ही पॉल्यूटेड इलाका है। अभी अफ्रीका के अंदर रीच काफी कम है, यानी अफ्रीका के अंदर 1/3 आबादी तक तो अभी इस तरह का डाटा पहुंचा ही नहीं है। फ्रेंच पॉलिनेशिया सबसे साफ हवा, मॉरिशस एक देश के रूप में सबसे साफ है, और बांग्लादेश सबसे ज्यादा, वहां पे तो 15 गुना अधिक WHO के गाइडलाइन से ज्यादा PM 2.5 है। तो इस तरह से ये इंडेक्स है। टॉप 5 में भारत के 4 शहर, बेगूसराय नंबर 1, गुवाहाटी, दिल्ली और मुल्लापुर। और उसके बाद स्विट्जरलैंड की संस्था है IQ एयर, ये जारी करती है, तो हर साल ही आता है। भारत के 100 में 83 शहर है, 3rd रैंक पे ओवरऑल है भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी यानी टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप करने की योजना है? टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप करने की योजना किसकी है? विराटनगर, बीरगंज, पोखरा या जनकपुर? आंसर इज सी। आंसर इसका है सी। अभी ऑफिशियली नेपाल सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि जो पोखरा होगा वो टूरिज्म स्पॉट होगा। एक्चुअली पोखरा बहुत ही शानदार नेचुरल प्लेस है। काठमांडू के बाद पोखरा ही है जहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इसी कारण, और वहां पे अलग अलग तरह के उत्सव और जो लोकल वहां पे कल्चर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो पोखरा को इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए, और वहां की जो नाइट लाइफ है वो भी काफी फेमस है इस मामले में, तो पोखरा को फेमस करने के लिए उसको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में लिया गया है। और पोखरा ऊंचाई पर है, सी लेवल से 2827 मीटर ये ऊंचाई है, लगभग 2713 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ये सब अच्छे से दिखता है। तो ट्रैकिंग करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, या जो नेचुरल प्लेस है उसके लिए इसको काफी अच्छा माना जाता है। आपको पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है, रुपया वहां चलता है, और अभी पुष्प कमल दहल वहां के PM है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी या अमेरिका? इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी या अमेरिका? इसका आंसर है इंडिया, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और कर लेते हैं। विश्व दूर संचार असेंबली WTSA, इसकी मेजबानी भी इंडिया कर रहा है, ठीक है। इन दोनों की मेजबानी इंडिया के द्वारा की जाएगी।
तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 और इंटरनेशनल लेवल पे ITU किसको कहते हैं? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, तो इन दोनों के द्वारा, इसके ITU के द्वारा जो WTCA हो रहा है 2024, इसकी भी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। एक्चुअली भारत अभी 6G में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो भारत की थोड़ी इज्जत भी बढ़ गई है, इसीलिए मेजबानी उसको दिया गया है। हाल ही में पुलिस व्यवस्था यानी पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया? यानी किस राज्य के पुलिस के द्वारा किया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है सी, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। ये क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये त्रिनेत्र ऐप बनाया गया है, ये लॉन्च किया गया है, इसके पीछे कारण है कि इसके अंदर लगभग 9.32 लाख अपराध से अधिक अपराधियों के डिजिटल रिकॉर्ड हैं। इसके अंदर उनके चेहरे भी हैं, आवाज भी है, बहुत कुछ है। और कमाल की बात यह है कि इस त्रिनेत्र ऐप को 2.0 जो त्रिनेत्र ऐप है उसको एंड्रॉयड और iOS से भी हम iOS के द्वारा भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। क्रिमिनल के ट्रैक रिकॉर्ड, FIR का विवरण, उससे क्या क्या पूछताछ किया गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटो, जो भी उसके सामान जब्त किए गए हैं उसका QR कोड भी बन सकता है। तो जैसे आप मूवीज में देखते हो ना कि एक फोटो अपलोड किया गया और खट 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 के उसको पहचाना जाता है, उस फोटो में सिस्टम काम कर रहा होता है और आइडेंटिटी खोज के दे दिया जाता है। वही काम ये नेत्र ऐप 2.0 करेगा, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी, अपराधियों का जल्दी पता लग पाएगा और अगर जो भी इस तरह से पूछताछ और उसका क्या रिकॉर्ड रहा है उसको भी हम लोग जल्दी देख सकते हैं और इजीली जो उस तरह के डिपार्टमेंट है उनके बीच में एक्सेसिबल भी है। आगे, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने साझेदारी की है? साझेदारी की है किसने? टाटा ने, यस बैंक ने, केनरा बैंक ने, रिलायंस ने। तो इसका आंसर होगा यस बैंक। ठीक है, देखो यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए टीम इंडिया का ये आधिकारिक भागीदार बना है और ये ओलंपिक एथलीट और उनके परिवारों को भी सपोर्ट करेंगे। यहां पे यस बैंक ने भारत इसको जीते इसके लिए मिलकर जिताएंगे, ठीक है, मिलकर जिताएंगे अभियान स्टार्ट किया है। और इसके अलावा मिलकर जिताएंगे के साथ साथ यस बैंक ने और क्या किया है? यस बैंक ने यस ग्लोरी डेबिट कार्ड के साथ साथ सेविंग अकाउंट्स भी, अब क्या है, यस ग्लोरी डेबिट कार्ड और यस ग्लोरी सेविंग अकाउंट। जो डेबिट कार्ड है वो सिर्फ ओलंपिक एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें उनको स्पेशल सुविधाएं मिलेंगी, उनको फायदे मिलेंगे। सेविंग अकाउंट जो खोला गया है ये एथलीट की जरूरत को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस सेविंग अकाउंट को सिर्फ एथलीट या उनके परिवार के मेंबर खोल सकते हैं और फायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सक्लूसिव यस ग्लोरी गोल्डन डेबिट कार्ड भी है, तो उसके अंदर थोड़े से अधिक फीचर्स हैं। मानार्थ चिकित्सा बीमा योजना भी इन्होंने स्टार्ट किया है। मानार्थ चिकित्सा, मानार्थ ऐसे, मानार्थ चिकित्सा बीमा योजना, इसके अंदर एथलीट और उनके फैमिली वालों को पूरी तरह से कवरेज दिया जाएगा कि कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से यस बैंक पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने हाल ही में एलिफेंट हाउस पर पदार्थों को वितरण करने के लिए किस देश के एलिफेंट हाउस से सहयोग किया है? श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मंगोलिया। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ए, श्रीलंका के साथ। देखिए यहां फैक्ट ये है कि रिलायंस भारत में बेसिकली पेय पदार्थ को विस्तारित करने के लिए, और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है
कि श्रीलंका का जो एलिफेंट हाउस है ना, उसके साथ रिलायंस ने समझौता किया। दरअसल रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट आरसीपीएल पेय पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए पूरे भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थ को ये पेश करने जा रही है। उसको बेचने का के लिए उन्होंने एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। कहाँ का? श्रीलंका का। तो उनके साथ इन्होंने एक ट्रीटी की है, जिसके कारण और ट्रीटी की है जिसमें आरसीपीएल जो है आर की जो पे है उसकी पेशकश में भी वृद्धि की गई है। तो उसके कारण अब इजीली इसको इंडिया के अंदर आराम से बेचा जा सकता है और इसको बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में रोजमर्रा की जरूरत की सामान बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है P&G, ये P&G इंडिया ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? वैद्यनाथ कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, सोनाली दीक्षित या सुनीता रानी? तो इसका आंसर है कुमार सुब्रमण्यम। बड़े ही पतले दुबले इंसान है, पैसे खूब कमा रहे हैं। रोजमर्रा डेली की जरूरत को पूरा करने वाली कंपनी P&G ने कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अब ये 1 मई से, अभी नहीं आएंगे, 1 मई 2024 से ये आ जाएंगे। अभी जो सीईओ हैं वो उनका नाम है वैद्यनाथन, VLLV वैद्यनाथन। ये 28 साल की सेवा के बाद कंपनी को छोड़ रहे हैं और इसके बाद इनका जगह कुमार वेंकट सुब्रमण्यम लेंगे। वेंकट सुब्रमण्यम के पास कहा जाता है कि 24 साल का एक्सपीरियंस है और वेंकट सुब्रमण्यम ने वहां इसमें ऑलरेडी P&G के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और इसमें 2024 से ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनकी भी एक अच्छी खासी यहाँ पे साख है और इस कारण ये काम करेगी। ये जो P&G इंडिया है, इसके नए सीईओ के रूप में वेंकट सुब्रमण्यम कंपनी के 4 अलग अलग जो यूनिट हैं उनको भी संभालेंगे साथ में। तो ये फैक्ट है इससे रिलेटेड। हाल ही में विनय कुमार को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? विनय कुमार, यूक्रेन, रूस, इजराइल या अमेरिका? आंसर होगा बी, रूस। 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर विनय कुमार रूस के नए राजदूत होंगे। अभी कहां हैं? अभी म्यांमार के राजदूत हैं और विदेश मंत्रालय ने उनको बोला है जल्दी ही मॉस्को जाइए और उसको संभालिए। और ये किसकी जगह लेंगे? तो पहले से जो पवन कपूर साहब हैं उनकी जगह विनय कुमार लेने वाले हैं। तो विनय कुमार रूस के नए राजदूत नियुक्त किए गए। आगे, भारतीय सेना के द्वारा अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन को फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है। कहां किया गया है? तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, जोधपुर या पटना? इसका आंसर होगा सी, जोधपुर में स्थापित किया गया है। अभी भारतीय सेना के द्वारा AH-64E, देखो ये क्या है, अगर पूछ दे तो याद रखिएगा। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए अपना स्क्वाड्रन बना लिया है। अपना स्क्वाड्रन बनाया है 451 स्क्वाड्रन, एविएशन स्क्वाड्रन, और इसकी स्थापना की गई है जोधपुर में। अभी भारत के पास टोटल कितना अपाचे है? तो भारत के पास AH-64 की जो अपाचे है वो 22 है। इसी का स्क्वाड्रन बनाया गया है और वरिष्ठ भारतीय सेना के अधिकारी ये सब वहां पे थे और उन्होंने उनके सामने ही इस स्क्वाड्रन को फॉर्मल तरीके से स्थापित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि फैब 2000 में ही भारतीय सेना ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए बोइंग के साथ $800 मिलियन का समझौता किया था। तो धीरे धीरे करके ये यहाँ भारत को मिल चुका है। एक्चुअली ये भारत का पहला डेडिकेटेड अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। अपाचे की अटैकिंग काफ़ी अचूक मानी जाती है और बहुत ही प्रभावी, हर मौसम में ये उड़ सकता है। तो इस तरह से अभी इसके अलावा भी अपाचे जो है ना, बहुत सारे अपाचे खरीदने की अभी सरकार की योजना है। तो धीरे धीरे करके अपाचे का अच्छा खासा एक जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। टी एम कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना।
संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस स्टेट से हैं ये? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। तो आंसर होगा बी, कर्नाटका से हैं, कर्नाटका से हैं। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार, इनका पूरा नाम क्या है? टी एम कृष्णा का पूरा नाम क्या है? टी का मतलब है थोदूर, एम का मतलब मदाबूसी, थोदूर मदाबूसी कृष्णा, थोदूर मदाबूसी कृष्णा फुल नेम है टी एम कृष्णा। संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसको कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के लेवल का पुरस्कार माना जाता है, जिसे चेन्नई की संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। एक्चुअली जो कृष्णा है ये एक सोशल वर्कर भी हैं और सामाजिक सक्रियता इनकी काफ़ी अधिक रहती है, तो विवादों में भी ये बेचारे फंसे रहते हैं। तो खैर, लेकिन इनको ये मिला है तो मिला है। चलिए आगे के फैक्ट। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया भाई? हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश, मोहाली, कहाँ? आंसर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली के शालीमार बाग में, दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल ने इन हाउस रेस्तरां खोला है, सोमा द आयुर्वेदिक किचन। अब ये अचानक से फेमस हो गया, सोमा द आयुर्वेदिक किचन। अब इसमें है क्या? ये भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा जा रहा है, ये रेस्टोरेंट ही है, पहला कहा जा रहा है जहां पे जो लोग आएंगे उनके हेल्थ को देखते हुए उनको खाना अवेलेबल करवाया जाएगा। यहाँ पे पकौड़ी, पाव भाजी जैसी चीज़ें भी शामिल हैं, लेकिन बिना प्याज और लहसुन के तैयार किया जाता है। कोई मरीज अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनको खाना दिया जाएगा, खाना हेल्दी होगा और ताज़ा बना हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें, यानी एक्चुअली आयुर्वेद और भोजन दोनों का कॉम्बो है। अगर कोई यहाँ पे खाना खाना चाहता है तो उस तरह से यहाँ पे खा सकता है। और कुछ ड्राई फ्रूट टाइप, मतलब कुछ फास्ट फूड टाइप के भी आइटम है, उसको भी हेल्दी बनाया गया है ताकि आसानी से, मतलब कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो और आराम से उसको भी एंजॉय कर सकें। आगे, इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल। देखो, इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट हुआ, इसमें कार्लोस अल्कराज जो हैं वो विजेता बने हैं। तो आपको याद रखना होगा कार्लोस अल्कराज किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इनका कंट्री है स्पेन, स्पेन के हैं। इसके साथ ही ये हराए किसके हैं? तो बी नंबर पे जो डेनियल मेदवेदेव है ना, इनको इन्होंने हरा दिया और ये रसिया से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको जीत लिया है। एक्चुअली इस जीत के बाद जब ये जीते हैं कार्लोस साहब, तो 20 साल के हैं कार्लोस। नोवाक जोकोविक ने इसको 2014 से 16 तक लगातार जीता था, ठीक है। तो अल्कराज जो हैं वो नोवाक जोकोविक के 2014-16 तक लगातार इंडियन वेल्स खिताब जीतने वाले पहले जो है खिलाड़ी बन गए हैं। और पिछली बार विंबलडन के बाद अल्कराज का ये पहला खिताब है। तो इस तरह से अल्कराज का ये फैक्ट है। भारत में चुनाव की गलत जानकारी, एक ये भी चक्कर चल रहा है। गलत जानकारी के द्वारा जो भ्रामक सूचना नहीं फैले, इसके लिए सोशल मीडिया की किस संस्थान ने बड़ा ही व्यापक योजना बनाई है? एक्स के द्वारा, मेटा के द्वारा, ऑर्कुड के द्वारा या गूगल के द्वारा? तो सिंपल आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि फेसबुक से ज़्यादा फेकबुक कोई नहीं है। फेसबुक पे जितना फालतू की चीज़ें हैं, जितना मिसलीड किया जाता उतना यूट्यूब पे भी नहीं किया जाता। तो फेसबुक ने, मेटा ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे कोई भी गुमराह और गलत खबर को तुरंत ही रोका जाएगा। और अब देखना आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी कमेंट, इस तरह के पोस्ट तुरंत हाइड किए जाएंगे। अगर ऐसा कोई भी अलर्ट मेटा को आता है तो वो बिना टाइम लिए ही तुरंत ही उसको हाइड कर देगा। किस राज्य में मतदान को बढ़ावा देने के लिए, वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए 414 का फॉर्मूला चलाया गया? 414 का बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। आंसर इज बी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग कम होती है, तो यहां पे टारगेट क्या किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 414 ऐसे टारगेटेड बूथ होंगे जहां पे पहले से ही वोटिंग काफी कम हो रही है।
तो वहां पे लोगों को आकर्षित करने के लिए मॉडल स्टेशन, आकर्षक युवा आइकॉन, इन सबको मिलाकर मिशन 414 चलाया गया है। यानी जहां पे 60% से कम वोट हुआ है, ऐसे 414 मतदान केंद्रों को टारगेट पे लिया गया। वहां अलग अलग तरह के जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब के आधार पे और यूथ आइकॉन के द्वारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात की गई है। तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट्स हैं। महिलाओं पे विशेष फोकस किया जाएगा। लास्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी आ चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुका है और इसके अंदर टॉप पे कौन सा देश है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या स्वीडन? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या स्वीडन? तो आंसर होगा इसका फिनलैंड। ठीक है, बी। देखिए, फिनलैंड सबसे दुनिया का खुशहाल देश है और अगर टॉप में देखो तो नार्डिक कंट्री जो है ना वही खुशहाल है। फिनलैंड के बाद बारी आती है डेनमार्क की, फिर आइसलैंड की, फिर स्वीडन की। तो ऐसे करके स्वीडन के बाद इजराइल। इजराइल 5वां देश है जो टॉप पे है, इतना हंगामा मचाने के बाद। तो ये सारा इन सबको लिया गया है। तो डेनमार्क, जो फिनलैंड है, ये लगातार रिकॉर्ड बनाए हुए है। 7वें साल ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। उसी तरह से डेनमार्क, ये सब भी अपने रो में ही है। अफगानिस्तान के बारे में कहा गया है कि अफगानिस्तान सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, यानी तालिबान के अटैक करने के बाद ये सबसे नीचे आ गया। पहले भी बहुत ऊपर था नहीं। भारत की बात करें तो भारत भी बहुत नाम रोशन नहीं कर रहा, 126 पोजीशन पे है, 126वें स्थान पर भारत है। तो ये भी अच्छी बात भारत के लिए नहीं है। और कुछ है यहाँ पे? इतना काफी है, ठीक है। तो और यहाँ पे नहीं है कुछ ऐसा। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को ऐड किया गया है। फिनलैंड जो खुशहाली का योगदान देने वाले फैक्टर है ना, उसमें राज्य के ऑफिस के अधिकारियों पे भरोसा, करप्शन कम होना, फ्री मेडिकल सर्विस होना, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत 126 पोजीशन पे आता है। तो ये है आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो गए होंगे।